हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था सोशल साइंस हिस्ट्री में पहला चैप्टर में फ्रांस की क्रांति में वर्साय पर महिलाओं का आक्रमण, जिसमें आपने देखा कि महिलाओं ने वर्साय की मांग पे आक्रमण किया और राजा को अपनी मांग पर विचार करने के लिए विवश किया। इसी तरह में अगला टॉपिक जो होगा नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का एक महान सुधारक और आधुनिक फ्रांस का निर्माता के रूप में हम इनका अवलोकन कर सकते हैं। इनके विषय में संक्षिप्त परिचय पहले जाना। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम लतीतिया रेमोलिनो। माता का नाम लतीतिया रेमोलिनो है। नेपोलियन ने इनके विषय में जो भी उपलब्धियां हैं फ्रांस के लिए, उन्होंने एक राष्ट्र निर्माता के रूप में काम किया। 10 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डायरेक्टरी की स्थापना की गई थी, नियुक्ति की गई थी, जिसको उसने भंग कर दिया और भंग करने के बाद फ्रांस का प्रथम काउंसिल स्वयं को नियुक्त कर लिया। इसके बाद से 1799 से लेकर के 1804 ईस्वी तक उन्होंने फ्रांस में अनेक प्रकार के सुधार किए और 1804 ईस्वी में सम्राट बन गए। यानी फ्रांस का सम्राट वह जो है 1804 ईस्वी में बन गया। इसके बाद से 1807 तक अपने महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी नीति के तहत ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस पर विजय प्राप्त कर ली। ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा पर विजय प्राप्त कर ली 1807 ईस्वी तक। इसके बाद वो अपनी योग्यता के अनुसार बहुत सारे उपलब्धि प्राप्त की और उनकी उपलब्धि को देखकर यूरोप के अन्य जो देश थे वो आशंकित हो गए, आतंकित हो गए, भयभीत हो गए। उसने अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर फ्रांस के लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि फ्रांस के लोगों की इच्छा के अनुरूप बोनापार्ट ने अनेक कार्य किए थे जनता की भलाई के लिए। जनता को लग रहा था कि फ्रांस में जो भी गतिविधियां उनके खिलाफ है उसको ठीक करने का काम नेपोलियन बोनापार्ट के माध्यम से हो रहा है। इस प्रकार से जनता जो है नेपोलियन बोनापार्ट से सहानुभूति रूप से जुड़ी हुई थी। इसी क्रम में वह इंग्लैंड को भी पराजित करना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड के महान नौसेना शक्ति के आगे वह ऐसा नहीं कर सका। नेपोलियन ने अपनी शक्ति को प्रबल बनाते हुए फ्रांस में ही अपने फ्रांस के यश को पूरे विश्व में चारों तरफ फैलाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने कानूनों का संग्रह करते हुए एक नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता का निर्माण किया 1804 ईस्वी में। इसको देखते हुए यूरोप के अन्य शक्तिशाली देशों जैसे यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने संगठित होकर 1813 ईस्वी में उसे लीपिजिंग में हराया। फिर लोगों के प्रबल जन समर्थन की बदौलत वह फ्रांस का पुनः राजा बन गया, फ्रांस की गद्दी पर पुनः सत्तारूढ़ हो गया। इसके बाद यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने 18 जून 1815 ईस्वी में
मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू नामक स्थान पर उसे पराजित कर दिया 1815 ईस्वी में। 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ और सेंट हेलेना द्वीप पर वह अपने जीवन का अंतिम समय बिताया और 5 मई 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपने नेपोलियन बोनापार्ट का एक संक्षिप्त परिचय और उसके कार्यों के विषय में यहाँ पे अध्ययन किया। इसके बाद से हम चर्चा करेंगे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के विषय में। तो जैसा कि आप जानते हैं 1789 में जब फ्रांस में अनेक प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुई तो फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, उसके आसपास के जो देश थे, वहाँ के राजाओं ने ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए 1789 में अपनी अतिरिक्त सेना भेजी और इसी क्रम में 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली के द्वारा प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। 1792 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की गई, जिसमें फ्रांस के हजारों लोगों ने युद्ध के लिए हजारों की संख्या में, जिसमें स्वयं सेवी संगठन के लोग थे, उन्होंने युद्ध के लिए अपनी सैन्य सेवा देने के लिए जमा हुए। इन स्वयंसेवियों और सैनिकों ने इनके द्वारा देशभक्ति गीत गाए गए। देशभक्ति गीत जिसका शीर्षक मार्शिले, जिसको एक कवि ने, जिसका नाम है रूज द लिस्ले, रूज द लिस्ले ने मार्शिले नामक जो गीत था उसको लिखा था और राष्ट्र प्रेमियों ने, देशभक्तों ने उस गीत को गाते हुए अपनी आंदोलन की शुरुआत की और यही गीत जो है आगे चलकर कालांतर में राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली। यानी फ्रांस में मार्शले को ही राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। इसे सर्वप्रथम मार्सिल नेस से स्वयंसेवियों द्वारा पेरिस की ओर बढ़ते समय गाया गया था, इसीलिए इसका नाम मार्शिले पड़ा। जहां दूसरी तरफ अगर बात करें तो इन गतिविधियों में, इन आंदोलनों में आर्थिक क्षति बहुत अधिक हुई, जिसमें हम देखते हैं कि जहां युद्ध में पुरुष जो है युद्ध करते थे और महिलाएं अपनी परिवार की देखभाल के लिए आय अर्जन करने में लगी हुई थी। इस क्रम में फ्रांस के बड़े विस्तृत संख्या में अगर देखें तो बहुत बड़ा समूह जो है यह लगने में क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। कहने का मतलब फ्रांस के बड़े आबादी समूह को यह लगने लगा कि ये जो क्रांति हो रही है उसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1791 में जो संविधान बना था फ्रांस में, उसमें लोगों को पूर्ण रूप से कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसमें केवल अमीर वर्गों को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस प्रकार से राजनीतिक क्लबों के माध्यम से लोग जो है अपने मांगों को रखने के लिए अग्रसर हुए और फ्रांस में अनेक प्रकार के राजनीतिक क्लबों की स्थापना हुई, जिसमें राजनीतिक कार्य योजना तथा सरकारी नीतियों पर बहस करने के लिए लोगों ने राजनीतिक क्लबों का निर्माण किया। इसमें जैकोबिन क्लब जो है सबसे महत्वपूर्ण क्लब है। जैकोबिन क्लब जिसके नेतृत्व करता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। यह जो है मूल रूप से कमजोर और कारीगर लोगों का समूह था,
जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर आदि लोग शामिल थे। जैकोबिनों द्वारा गोदी कारीगरों की तरफ लंबी धारीदार पतलून पहनने का निर्णय किया। इसका तात्पर्य है कि उनकी जो अपनी पोशाक है उसको कुलीन वर्गों से भिन्न दिखाने के लिए लंबी पतलून धारण किए। चूंकि कुलीन वर्गों का जो पोशाक था वह सिर्फ घुटने तक ही था, लेकिन इनका जो पोशाक था जिसको ब्रीचेस के नाम से जानते हैं, जिसको अलग दिखाने का प्रयास किया गया। जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है 100 कुलात का जो शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाला, अर्थात लंबी धारीदार पतलून पहनने का रिवाज, जिसमें पुरुष जो है लाल रंग की टोपी पहनते थे और महिलाओं को ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, उसको ऐसा करने की कोई अनुमति नहीं थी। अगले क्रम में हम कन्वेंशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि 10 अगस्त 1792 ईस्वी में जैकोबिनों द्वारा ट्यूलेरिये के महल पर हमला किया गया। राजा को बंधक बनाया गया, उसके अंगरक्षकों को मार करके उसे कई घंटों तक बंधक बनाया गया। असेंबली ने राजघराने परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया और इसके साथ ही नए चुनाव कराए गए और उस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। अतः जो निर्वाचन की प्रक्रिया हुई, जिसमें वोट डालने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से अधिक पुरुष के लिए वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया। और जो नई निर्वाचित असेंबली बनी, उनका नाम, जो असेंबली का नाम बदल करके कन्वेंशन का नाम रख दिया गया। यानी नई निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम रख दिया गया। दूसरी बात इसमें क्या थी, इस प्रकार से 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और गणतंत्र की स्थापना हुई। जैसा कि आप जानते हैं, राजतंत्र एक राजा की वंशावली है, राजा का वंश ही राजा बनेगा, लेकिन गणतंत्र में, राजतंत्र में राजा का चुनाव नहीं होता, लेकिन गणतंत्र में जो है शासक का चुनाव होता है, निर्वाचन के द्वारा शासक का चुनाव होता है। फ्रांस में चूंकि वंशागत राजतंत्र का शासन व्यवस्था था और लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह का मुकदमा उस पर लगाया गया और उसमें जो है 21 जनवरी देशद्रोह का मुकदमा लगा करके मृत्यु दंड दिया गया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी में उसे सार्वजनिक रूप से प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में फांसी दे दी गई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कन्वेंशन के माध्यम से जो पुराने राजतंत्र की व्यवस्था थी उसको जैकोबिन क्लब द्वारा राजा के खिलाफ विद्रोह किया गया और न्यायालय में राजा को दोषी पाया गया और अंततः राजा को गुलेटिन पे चढ़ा के, गुलेटिन एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा फांसी देने का तरीका है जिसमें सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से राजा और उसके अन्य परिवार को फांसी दे दी गई और मृत्युदंड 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक रूप से दे दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। आगे इसके बाद फ्रांस में कौन सी शासन व्यवस्था आती है, तो जैकोबिन्स द्वारा जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हैं उनको फ्रांस के बागडोर उनके हाथों में सौंपी जाती है और उनका जो शासनकाल होता है वह एक बहुत ही आतंक का काल के रूप में जाना जाता है। तो अगले टॉपिक में उस पर चर्चा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।